हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टीचिंग क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी से रिलेटेड एक ऑनलाइन कोर्स हमारी एक लर्निंग ऐप पे चल रहा है जो है आपकी वेदश्री क्लासेस ऐप। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप इस डीएलएड के कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका डीएलएड का ही एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान, इसकी कॉन्सेप्ट या अवधारणा जो दी थी वो दी थी आपकी कर्ट लेविन ने 1946 में। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को अच्छी तरीके से स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था स्टीफन एम कोरे ने 1953 में। ठीक है, कई जगह ईयर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता, तो 1950s आप मान सकते हैं। तो स्टीफन एम कोरे ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटेंशन रिसर्च को बहुत सही तरीके से इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए, डेफिनेशन समझते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। तो RIE यानी रीजनल यानी कि रिसर्च इन एजुकेशन जो है आपका, ये क्या कहता है कि क्रिया अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च हम कब करते हैं? जब हमें कोई भी अगर हम ऑब्जेक्टिव जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम और अच्छी तरह से अगर हम उसकी तरफ काम करना चाहें तो हम करते हैं एक्शन रिसर्च। या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ और उस लोकल एरिया में मेरे सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के समाधान के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, छोटी सी एक्शन रिसर्च कर सकती हूँ, जहाँ मैं उस समस्या का पता लगाऊंगी, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी और फिर उसमें क्या करूँगी, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही अगर आप कोरे की अगर डेफिनेशन देखें तो शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जैसे टीचर हो गए या प्रिंसिपल हो गए या और जो आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो अगर अपने डिसीजन के को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं या उसमें कोई सुधार लाना चाहते हैं, या अगर उनको स्कूल जो एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें कोई समस्या दिखाई दे रही है, उसमें वो उसको आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, बेसिकली अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो ये आपकी एक इस तरह की रिसर्च है जो एक लोकलाइज्ड एरिया से बिलोंग करती है। मतलब मान लीजिए मैं एक क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ और मुझे वहाँ पर बच्चों पे कुछ समस्या दिखाई दे रही है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा नहीं कर रहे। तो अब वो क्या है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये देखना है कि ये बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस समस्या के रीजंस का पता लगाने की कोशिश करूँगी, वजह जानने की कोशिश करूँगी, और इसके लिए मैं कर सकती हूँ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के थ्रू मैं पता लगाऊंगी कि क्या रीज़न है, किस वजह से बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके बाद मैं उसके लिए एक नेसेसरी स्टेप उठाऊंगी जिसे एक्शन रिसर्च के द्वारा मैं वहाँ पर कंडक्ट करूँगी। अब धीरे धीरे हम इसका प्रोसेस समझेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से हम वहाँ रीजंस पता लगाकर फिर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों के स्कोर्स, जैसे कि हम कह रहे हैं वहाँ समस्या थी, बच्चों के स्कोर्स नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर बच्चों के स्कोर्स इम्प्रूव हो सकें। फिर देखिए, इसका स्कोप देखते हैं। स्कोप है यहाँ पर, यानी क्षेत्र कहाँ कहाँ इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो पहला है, अगर चाइल्ड बिहेवियर से रिलेटेड यानी बालक व्यवहार से रिलेटेड हमें कोई समस्या वहाँ पे दिखाई दे रही है तो वहाँ हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें टीचिंग यानी कि शिक्षण व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो वहाँ हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन या परीक्षा से संबंधित हमें कोई परेशानी दिखाई दे रही है तो वहाँ हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में यानी कि जो आपकी पाठ्य से आगामी क्रियाएँ होती है वहाँ हमें कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो वहाँ पर भी हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे ही स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो स्कूल प्रबंधन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे अगर हमें कोई समस्या दिखाई दे रही है तो वहाँ हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ लर्निंग यानी अधिगम से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर भी हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अब हम एक्शन रिसर्च की कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो देखिए, पहला है आपका, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। मतलब एक्शन रिसर्च के द्वारा हम कोई नया सिद्धांत या कोई नया प्रिंसिपल नहीं बनाते। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप फंडामेंटल रिसर्च जिसे आप कहते हैं मौलिक अनुसंधान, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च एक होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों से ही आपकी एक्शन रिसर्च डिफरेंट होती है। फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च जिसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं, ये आपकी कब होती है, जब आपको किसी प्रिंसिपल या किसी थ्योरी को इस्टेब्लिश करना होता है। जैसे कि साइंस वगैरह में जो आपके रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बने हैं, वो कई सालों की जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसके बाद बने। ठीक है, ये साइंटिस्ट बहुत ही जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और इसके बाद जो आपके नियम होते हैं उनको बनाते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो होते हैं, इनके रिजल्ट्स का सामान्यीकरण हो सकता है। मतलब मान लीजिए अमेरिका में कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा था, वहाँ एक सैंपल के ऊपर
एक रिसर्च हुई, एक बड़ा सैंपल लिया गया, एक रिसर्च हुई, अच्छी तरीके से वो कंडक्ट की गई, जो रिजल्ट वहाँ से निकले, अब वो जो रिजल्ट्स हैं आपके सभी जगह अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी उनका जनरलाइजेशन हो सकता है, सामान्यकरण हो सकता है। अगर वैसी ही कोई प्रॉब्लम कहीं और कोई फेस कर रहा है तो वो वाले रिजल्ट्स हम वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप की रिसर्च है। अब एक्शन रिसर्च जो होती है आपकी, वो इन दोनों से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ ना तो हम किसी थ्योरी या किसी प्रिंसिपल का यहाँ पर हम निर्माण कर रहे हैं, हम कोई थ्योरी नहीं बना रहे, हम कोई सिद्धांत नहीं बना रहे, हम कोई रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर रहे, और यहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स हमने एक्शन रिसर्च में निकाले हैं उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, यानी इसके रिजल्ट्स को आप किसी दूसरी सिचुएशन में प्रयोग नहीं कर सकते। ये आपने अपने लोकल लेवल पर एक समस्या को सुलझाने के लिए की थी और ये सिर्फ वहीं पर अप्लाई की जा सकती है, इसके रिजल्ट्स जनरलाइज नहीं करेंगे आप। तो इस मायने में जो आपकी एक्शन रिसर्च होती है वो इन दोनों से डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट ये आया है कि हम इससे जो है आपका न्यू थ्योरी या प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करने में कोई भी योगदान नहीं होता। सेकेंड है, इट इज़ कॉन्टेक्चुअल, स्मॉल स्केल एंड लॉजिकल। कॉन्टेक्चुअल है मतलब मेरे सामने क्लास में मेरे सामने कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, मैं उससे रिलेटेड कोई एक्शन रिसर्च करूँगी उस समस्या का समाधान निकालने के लिए। या फिर मान लीजिए स्कूल अथॉरिटीज़ ने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन सही नहीं बैठ रहा है, तो अपने डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने निर्णय में सुधार लाने के लिए वो कोई एक्शन रिसर्च करके देख सकते हैं, मतलब प्लान को चेंज करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये कब वर्क कर रहा है या नहीं, तो वहाँ पर वो एक्शन रिसर्च काम आएगी। तो स्मॉल स्केल पे हो रही है, छोटा इसका स्तर है, ठीक है, लार्ज लेवल पे हम नहीं कर रहे, सैंपल भी आपका छोटा ही होता है, क्लासरूम में मैं कंडक्ट कर रही हूँ, छोटे लेवल पे हो रही है। लॉजिकल होती है, तर्कपूर्ण होती है। फिर देखिए, इन्वेस्टिगेटर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, मैं अपनी क्लास में अगर एक्शन रिसर्च जो है कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम खुद फेस कर रही हूँ, और अगर मैं ये रिसर्च कर रही हूँ तो जो इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो मैं हूँ इस प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड हूँ, सीधे सीधे इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हूँ, तो समस्या इन्वेस्टिगेटर खुद से फेस कर रहा है और इसीलिए वो अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक्शन रिसर्च कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, सीधे सीधे समस्या से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन, ये जिन अलग अलग रिसर्चेस की मैंने बात की, इसमें जो आपके रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और काफ़ी मतलब डिटेल्ड होते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, इस तरीके से आपकी रिसर्च चलेगी। इसमें भी होता है, लेकिन वो जो फॉर्मेट है एक्शन रिसर्च में इतना ज़्यादा आपका रिजिड नहीं है, कह सकते हैं आप, इसे लचीलापन है, इसमें फ्लेक्सिबल है, आप इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। फिर देखिए, इन्वॉल्व्स लिटिल रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस, तो यहाँ पर आपको जो वित्त वगैरह की ज़रूरत होती है, सहायता, आर्थिक रूप से जो आपकी सहायता की आवश्यकता होती है वो काफ़ी कम पड़ती है, जबकि फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो फंडिंग देती है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, तब जाकर किसी प्रोजेक्ट पर काम होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है इस पर। लेकिन यहाँ जब हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, मुझे अपनी क्लास में एक रिसर्च कंडक्ट करनी है जिसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसमें आर्थिक रूप से सहायता की आवश्यकता बाहर से नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं अपने ही लेवल पे उसको कंडक्ट कर सकती हूँ। फिर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स आर यूज, यानी आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के यहाँ पर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह के एक्शन रिसर्च आप कर रहे हैं और किस तरह का डेटा आपको कलेक्ट करना है। फिर है आपका रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज, जिसकी बात मैंने अप्लाइड से कंपेयर करते वक्त भी बताई आपको। जब हम यहाँ पे जो रिजल्ट, जो परिणाम इस एक्शन रिसर्च का निकाल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अगर मैंने अपनी क्लास में एक सैंपल पर ये रिसर्च करके देखी है तो उसके रिजल्ट्स को हम, ऐसा नहीं है कि कहीं और अगर कोई यही सेम प्रॉब्लम चल रही है तो मैं वहाँ पर भी अप्लाई कर दूँ, सिचुएशंस अलग होंगी, ठीक है। यहाँ पर इस समस्या का जो समाधान मैंने निकाला है वो सिर्फ मेरे ही सैंपल पे अप्लाई होगा, मेरी ही क्लास में अप्लाई होगा। फिर देखिए, अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी क्रिया अनुसंधान के जो पद होते हैं हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका एक्शन रिसर्च में आता है वो है आपका समस्या का ज्ञान, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। जैसे मान लीजिए मेरी कक्षा में मैं देख रही हूँ कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो और सब्जेक्ट्स में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साइंस में जो उनके मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो साइंस में मार्क्स है वो कम आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये समस्या दिखाई दे रही है कि क्यों अधिकतर बच्चों के साइंस में मार्क्स कम हैं, जबकि जो अच्छे बच्चे हैं उनके भी मार्क्स साइंस में कम दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड स्टेप पे आएंगे, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श, डिस्कशन ऑफ प्रपोजल। जो अपने साथी हैं मेरे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, जो और भी जो स्टाफ में टीचर्स होंगे या प्रिंसिपल्स होंगे या हेड होंगे जो वहाँ पर, वो उन अथॉरिटीज़ के साथ मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब हम उसके साथ डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन में ही हमें सटीक समस्या मिल जाती है कि क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है।
अब क्योंकि समस्या का हमने पहचान तो ली, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्यों ना आ रहे हैं विज्ञान में कम बच्चों के मार्क्स। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, या टीचर के साथ बच्चों का रिलेशनशिप सही नहीं बैठ रहा है, टीचर जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है वो शिक्षा विधि जो है वो दोषपूर्ण है, ठीक है, या टीचिंग एड्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बच्चे थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, लैंग्वेज टफ हो रही है, कुछ भी हो सकता है उस पर। तो वो रीजंस हम यहाँ पर जो है एक तरह से डिस्कस करेंगे और फाइनली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर देखिए, योजना का चयन व परिकल्पना का निर्माण। अब हमने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देख लिया, प्रपोजल डिस्कस करके, अब हम क्या करेंगे, एक योजना का निर्माण करेंगे कि किस तरीके से हमें समस्या को दूर करना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर शिक्षण विधि जो थी वो दोषपूर्ण थी, हमने ये पाया, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को विज्ञान जो है गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएं, गतिविधि आधारित शिक्षण अगर हम रखें तो इससे बच्चों के मार्क्स जो है इम्प्रूव हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे, यानी हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना होगी जहाँ पर आप जो आपकी समस्या है उसको प्रॉपर रिसर्च के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, जहाँ पे आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं उनको डिफाइन करेंगे। जहाँ पर क्या है आपका, मान लीजिए मैं किसी कक्षा 8 को पढ़ाती हूँ और वहाँ के विज्ञान में, वहाँ के बच्चों में जो है विज्ञान को लेकर जो समस्या आ रही है मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रॉपरली उसको अपने शब्दों में डिफाइन करूँगी। तो कक्षा 8 के बच्चों को अगर विज्ञान गतिविधि आधारित शिक्षा द्वारा पढ़ाया जाए तो उनके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैंने सब चीज़ें जो है वहाँ डिफाइन करी क्लियरली, मैं कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, हम उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं कि हम गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे और इससे क्या परिणाम निकल के आएगा, बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ये मैंने हाइपोथेसिस यहाँ पर क्रिएट की। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करेंगे। अब हमने योजना तो बना ली कि हम क्या करेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे। अब शिक्षा करने के बाद हम वहाँ पर देखेंगे कि परिणाम कैसा आया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चों को अगर हम एक बार गतिविधि आधारित शिक्षण दे दें तो उसके बाद बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। आप कुछ टेस्ट लेंगे या क्वेश्चन आया लेंगे या बच्चों से कोई प्रयोग करवा के देखेंगे या कुछ भी, जो भी आप वहाँ पर जिस भी विधि से आप बच्चों को टेस्ट करना चाहते हैं वो विधि, जो डेटा कलेक्शन की जो वो तरीका है वो आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो प्लानिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा के किस तरीके से होगा। फिर होगा योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। अब यहाँ पर जो रियल आपने योजना यहाँ तैयार करी थी उसका क्रियान्वयन होगा, यानी अब आप बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग यहाँ पर होगी, बच्चों को एक्टिविटीज़ करा के वो साइंस के टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, एविडेंस, जो आपके पास रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं आप उनको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। वहाँ पर पढ़ाने के बाद जो आप टेस्ट ले रहे हैं या जिस भी माध्यम से आप वहाँ रिजल्ट कलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। फिर है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, जो भी आपके पास अब यहाँ पर रिजल्ट आया है, कलेक्ट किया है आपने डेटा, उसके ऊपर आधारित अब आप निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि बच्चों के अगर मार्क्स इंप्रूव हुए तो इसका मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण जो है एक अच्छी विधि हुई जहाँ पर आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अगर आप रिजल्ट अभी भी इंप्रूव नहीं हुए तो इसका मतलब आपकी हाइपोथेसिस यहाँ पर गलत हुई है और प्रॉब्लम कहीं और है, ठीक है। टीचिंग विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं और समस्या आ रही है जिससे बच्चों के मार्क्स विज्ञान में अच्छे नहीं आ रहे। तो शिक्षण, तो जो निष्कर्ष निकालना है आपको वो आप इन तथ्यों पर आधारित करके अपना निष्कर्ष निकालेंगे और फिर जो भी आपका निष्कर्ष आया है उन परिणामों की सूचना आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। ये आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा रिसर्च का। तो इस तरीके से एक्शन रिसर्च कंडक्ट की जाती है और इस एक्शन रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर पाएंगे या फिर आपने कोई जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में आप सुधार ला पाएंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।